हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल फैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं यूपी आर1 TG2 इलेक्ट्रीशियन ट्रांसफार्मर के टॉप 20 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जामों में बार बार ये पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपीपीसीएल TG2 हो गया, चाहे यूपीपीसीएल जेई हो गया, चाहे यूपी आर1 TG2 हो गया, चाहे यूपी आर1 जेई हो गया। सभी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देख लिया तो दोस्तों निश्चित है आपका 2-3 नंबर तो आपको कन्फर्म है इस वीडियो से आपको मिलने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपका यूपी आर1 TG2 इलेक्ट्रीशियन का अपकमिंग आपका एग्ज़ाम है 16, 17, 18 में जो भी आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको कन्फर्म दोस्तों इस वीडियो से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आप मेरे टेलीग्राम के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली आपको क्विज वहाँ पोस्ट करता रहता हूँ। तो क्विज से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। और दोस्तों, वीडियो अगर लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लास्ट में, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो, और चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने जो भी दोस्त यार होंगे, आपके रिलेटेड ग्रुप होंगे, उसमें जरूर उसको शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी ट्रांसफार्मर में यदि भार आधा कर दिया जाए तो ताम्र हानि आधी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, 1/4 हो जाएगी, या दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों, आपकी जो ताम्र हानि है, जो कॉपर लॉसेस होते हैं, आपकी कहाँ पे होती है? वाइंडिंग में आपके होते हैं। कैसे होते हैं ये हानियाँ? ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के प्रतिरोध, यानी कि जो ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग का प्रतिरोध है तथा उनमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसके कारण आपका ये लॉसेस होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? IR लॉसेस। आपने पढ़ा होगा, IR लॉसेस को बोलते हैं, कॉपर लॉसेस को। दोस्तों, यहाँ पे जो धारा का मान होता है ट्रांसफार्मर में दिए गए लोड पर निर्भर करता है। अतः ताम्र हानियाँ जो होती हैं धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कि दोस्तों, हम अगर यहाँ पे लोड को बढ़ाते हैं उसके वर्ग में आपकी जो करंट होती है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि हम यहाँ पे इसका भार आधा कर दे तो ताम्र हानि क्या होगी। दोस्तों, आप पता होगा ताम्र हानि जो होती है, आपका ताम्र हानि ये आपका बताया आपका अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि समानुपाती होती है I² की। ठीक है, I में। तो यही दोस्तों यहाँ पे अगर हम करंट की वैल्यू दोस्तों क्या कर रहा है कि करंट का मान जो होता है ये आपको दिए गए लोड पर निर्भर करता है। यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ कह रहा है आपका भार आधा कर दिया था, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम 1/2 यहाँ पे अगर रखते हैं फार्मूले से, अगर हम देखें यहाँ पे तो 1/2 यहाँ पे I की स्क्वायर यहाँ पे हम करके देखें दोस्तों, यहाँ पे आपका लॉस आपका 1/4 यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, 1/4 यहाँ पे लॉस आ जाएगा, यानी दोस्तों आपका यहाँ पे 1/4 हो जाएगी। ताम्र हानि यहाँ पे दोस्तों आपकी 1/4 हो जाएगी, यहाँ पे आपकी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन में कह दिया कि किसी ट्रांसफार्मर में यदि भार को दोगुना कर दिया जाए तो ताम्र हानि क्या होगी। यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे हम भार आपका दोगुना कर दें तो उस टाइम क्या होगी, भार को अगर दोगुना कर दें उस टाइम आपकी जो लॉसेस होंगे दोस्तों आपकी 4 गुना आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका कि ये आपके ताम्र हानियाँ होती हैं धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, तो यहाँ पे आपका 4 गुना आपकी ताम्र हानियाँ बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ट्रांसफार्मर हेतु एक अच्छे विद्युत रोधी तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु क्या होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए? जो अच्छे तेल का विद्युत तेल जो होता है इसका न्यूनतम फ्लैश बिंदु क्या होना चाहिए। दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 140 डिग्री सेंटीग्रेड जो उसका अच्छे तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु होना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दूं इसका जो आपेक्षिक घनत्व होना चाहिए, इसका आपेक्षिक घनत्व होता है 0.85 से 0.85 से आपका 1.8 यानी कि 1.88 आपका ये इसका अपेक्षित घनत्व होना चाहिए। और इसका अधिकतम जो बहाव बिंदु होना चाहिए दोस्तों आपका वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ये होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बहाव बिंदु होना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3 होगा। दोस्तों यहाँ पे 3 है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? अन्य प्रेरण पर कार्य नहीं करता है, इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है, इनपुट वोल्टेज को घटाता है, ये द्वितीयक वाइंडिंग टर्न प्राथमिक वाइंडिंग की तुलना में कम होती हैं। दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, आप सबको पता होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है, आप सबको क्या पता है वो ट्रांसफार्मर जो होता है आपका वोल्टेज का बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, जो आपका इनपुट देंगे उसमें आपका जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग होती है आपका जो है वोल्टेज को इंक्रीज करने का कार्य करती है। तो यहाँ जो आपको दोस्तों ऑप्शन अगर आप देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, आप सिंपल समझ पाए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट हो जाएगा कि इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो गया। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उसको अन्य प्रेरण पर कार्य नहीं करता, बिल्कुल गलत है, ये अन्य प्रेरण पर कार्य ट्रांसफार्मर करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है अन्य प्रेरण पर ही कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ दोस्तों कह रहा है इनपुट
वोल्टेज को घटाता है। नहीं, ये आपका इसमें ये आपको गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है द्वितीय वाइंडिंग में टर्न प्राथमिक वाइंडिंग की तुलना में कम होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, आपका टर्न जो होते हैं आपके द्वितीयक वाइंडिंग वो अधिक होते हैं। ठीक है, प्राथमिक में आपके कम होंगे, द्वितीयक में आपके जो आपके टर्न होंगे वो अधिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बी आपका यहाँ पे राइट हो जा रहा है। ठीक है, वैसे दोस्तों आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर वही करता है ना, आपका वोल्टेज को इंक्रीज करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी आपका राइट हो गया। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है भी आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, जो भी आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप होंगे जो एसएससी से रिलेटेड ग्रुप हों, इसमें आप इसको शेयर जरूर करिएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4 आगा कि 3 फेज सप्लाई को किसके द्वारा हम 2 फेज में बदला जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, जो 3 फेज आपकी सप्लाई आती है उसको हम 2 फेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, रिले द्वारा बदल सकते हैं, या मेन स्विच द्वारा बदल सकते हैं, स्कॉट कनेक्शन द्वारा बदल सकते हैं, या वैरिक लगाकर बदल सकते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं, 3 फेज जो सप्लाई आती है उसको 2 फेज बदलने के लिए हम स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखें क्वेश्चन आपका यहाँ 5 आ जाएगा, 3 फेज 4 तार तंत्र में विद्युत प्रदाय करने हेतु 3 फेज ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन जो है सभी एग्जामों में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से हो सकता है दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में जो है आ रहे होंगे क्वेश्चन आपको, तो लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है आपके इसमें से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे राइट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों कह रहा है 3 फेज 4 तार तंत्र में विद्युत प्रदाय हेतु 3 फेज ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसा होता है, आपको बताना दोस्तों इसमें। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि देखिए क्या कुछ आपका होगा, स्टार स्टार में या स्टार डेल्टा में या डेल्टा डेल्टा में या डेल्टा स्टार में। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो होगा राइट होगा क्या आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा, डेल्टा स्टार में आपका होता है। क्यों दोस्तों ऐसा होता है आप थोड़ा सा समझिए, जो डेल्टा स्टार कनेक्शन में इसका जो चौथा तार होता है न्यूट्रल के लिए हम इसमें मिल जाता है, इसीलिए आपका ये जो है 3 फेज होते हैं 4 तार में विद्युत प्रदाय को आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपका जो डेल्टा कनेक्शन होता है कुछ इस तरह से आपका डेल्टा कनेक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ से कुछ आपका डेल्टा कनेक्शन इस तरह से हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो स्टार कनेक्शन होता है इस तरह से कुछ आपका स्टार होता है, थोड़ा दोस्तों यहाँ पे फिगर नहीं बन पा रहा होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्टार से कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक न्यूट्रल निकल जाता है। ठीक है, चौथा तार आपका, तो इस तरह से आपको यहाँ से न्यूट्रल निकल जाता है। तो यही आपका होता है जिसको बोलते हैं 3 फेज और 4 तंत्र में विद्युत जो है आपका कनेक्शन। ठीक है, आपका 3 फेज से आपका चौथा तार यहाँ पे न्यूट्रल निकल जाता है। यहाँ दोस्तों आपका कौन सा कनेक्शन होता है, ये आपका डेल्टा हो गया, ये आपका स्टार कनेक्शन इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आपको अच्छे हो जाएगा, एक ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रहा है तो लौह हानि 1000 वाट है तो ताम्र हानि कितनी होनी चाहिए। दोस्तों क्या है, ट्रांसफार्मर जब मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वर्क करता है तो उस टाइम जो आयरन लॉसेस जिसको हम लौह हानि बोलते हैं, आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस दोनों बराबर होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि आपके ताम्र हानियाँ और आयरन जो हानि होती है दोनों वो यानी कि लौह हानि ये बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है आपका जो कह रहा है कि क्या दिया होगा, आपकी लौह हानि कितना दिया है 1000 वाट, तो आपका जो कॉपर हानि होगी जिसको हम ताम्र हानि बोलेंगे वो भी आपकी 1000 वाट होगी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, आपका कॉपर लॉस जो होता है ये आपका आयरन लॉस दोनों ये आपके बराबर होते हैं। कब, जब आपकी दक्षता अधिकतम दक्षता पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 1000 वाट आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों में आपकी हानि वही होंगी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर। अगला दोस्तों आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 7 होगा, बुकहोल्ज रिले किसकी सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों पूछा है बुकहोल्ज रिले किसकी सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, संचार लाइन, प्रत्यावर्तक या प्रेरण मोटर या ट्रांसफार्मर। दोस्तों आपका ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर में बुकहोल्ज रिले का यूज किया जाता है। आपके ये कहाँ पे लगता है, आपके ट्रांसफार्मर में टैंक में अंदर ये लगता है। फिर उसके बाद जब आपका कोई लॉसेस होते हैं तो आपका जो एयर जो आपका ऑयल होता है वो ऊपर आने लगता है, बाद में इसमें अलार्म बजने लगता है तो ये आपका सर्किट को ट्रिप करने का वर्क कर देता है। तो इसमें अलार्म लग जाता है तो मालूम पड़ जाता है इसमें कोई इसमें जो है लॉसेस कोई फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 होगा, ट्रांसफार्मर की कोर लेमिनेट क्यों की जाती है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि ट्रांसफार्मर में जो कोर लगती है जो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है वो क्यों किया जाता है, उसको लेमिनेट क्यों किया जाता है, आपको ये बताना। दोस्तों वो लेमिनेट क्यों किया जाता है, उसमें आपकी जो भंवर धारा हानि को
कम करने के लिए इसको एलिमिनेट किया जाता है, यानी कि एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट किया जाता है। ये आपकी सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, पतली पतली पत्तियों को काट करके। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 9 होगा। दोस्तों देखिए ये अच्छा क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर के समानांतर समांतर ये पैरेलल कनेक्शन के लिए परिचालन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे दोस्तों आपको कथन देकर आपको यहाँ पे आंसर बताना होगा। ट्रांसफार्मर एक आवृत्ति पर चलाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, एक आवृत्ति पर चलाया जाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे दो कथन दिया, सेकंड दिया हुआ ट्रांसफार्मर की ध्रुवता समान होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जब आपका पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, पैरेलल में आप ट्रांसफार्मर समांतर परिचालन करते हैं उसका, तो उस टाइम जो होता है उसकी ध्रुवता भी समान होनी चाहिए, यानी कि पोलैरिटी जो होती है वो भी आपकी इक्वल होनी चाहिए। सेम रेटिंग का होना चाहिए, आपकी आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी भी समान होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। एक और दो दोनों आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा कि आपका ट्रांसफार्मर एक आवृत्ति पर चलाया जाना चाहिए, आपकी आवृत्ति यहाँ पे कांस्टेंट होती है। आपको यहाँ पे दोस्तों ट्रांसफार्मर की ध्रुवता भी यहाँ पे समान होनी चाहिए। अगला दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 होगा दोस्तों, पूर्ण भार पर ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। दोस्तों मैं बताना है आपको, ट्रांसफार्मर की जो पूर्ण भार यानी कि फुल लोड पर उसकी दक्षता क्या होती है, उसकी एफिशिएंसी जो होगी दोस्तों वो मैक्सिमम होगी, यानी कि उसकी अधिकतम होती है जब उसको फुल लोड पर ट्रांसफार्मर को चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन जो आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है इसमें कि निम्न में से सबसे छोटा ट्रांसफार्मर कौन सा है, आपको ये बताना है कि सबसे छोटा ट्रांसफार्मर कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2 kVA 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2 kVA 200 हर्ट्ज, और फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ KVA 150 हर्ट्ज, या फिर आपका ऑप्शन डी देखा है 2 kVA 700 हर्ट्ज। दोस्तों यहाँ पे आपका कौन सा ट्रांसफार्मर सबसे छोटा होगा, आपका ये आप क्वेश्चन नंबर डी आपका यहाँ पे ये आपका सबसे छोटा ट्रांसफार्मर होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या देखना होता है, हर्ट्ज की वैल्यू आप देख लीजिए, हर्ट्ज की वैल्यू यहाँ पे जितनी ज़्यादा होगी फ्रिक्वेंसी की यहाँ पे वैल्यू उतना वो आपका सबसे छोटा ट्रांसफार्मर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी आपका राइट हो गया। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में हानि होती है, बहुत अधिक हानि होती है, बहुत कम होती है, या कोई हानि नहीं होती है, सामान्य हानि होती है। देखिए दोस्तों, जो चीज़ आइडियल होता है उसमें कोई भी लॉसेस कोई कमी नहीं होती है, उसी को आइडियल होते हैं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आदर्श ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर जो होते हैं आपकी कोई भी हानि नहीं होती है, नो लॉसेस में होंगे। ठीक है, इसमें यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो गया, कोई भी हानि नहीं होती है। अगला दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13 होगा, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर ब्रीदर का कार्य क्या होता है, क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा है, कुंडलन को शीतलन हेतु वायु प्रदान करना, नमी को रोकने जब बाहरी वायु ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है, या ट्रांसफार्मर आयल को छानना, या ट्रांसफार्मर की दक्षता को सुधार करना। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर ब्रीदर लगा होता है उसका काम क्या होता है, जो बाहर से हवाएं आती हैं, जो शुष्क हवाएं आती है जिसमें मॉइस्चर रहते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा कि नमी को रोकने जब बाहरी वायु ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है, तो ब्रीदर का यही आपका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 14 होगा, ट्रांसफार्मर में खुला परिपथ का परीक्षण किया जाता है, इसकी क्या निकालने के लिए। देखिए ट्रांसफार्मर में जो आपका खुला परिपथ को ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है, विनियम निकालने के लिए, दक्षता निकालने के लिए, या लौह हानियां निकालने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी आपका ताम्र हानियां निकालने के लिए। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर आपका राइट जो होगा, क्या होगा दोस्तों आपका, ये ट्रांसफार्मर जो आपका किया जाता है टेस्ट आपकी लौह हानि, इसको आयरन लॉसेस को निकालने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट में जो है लौह हानियां निकालने के लिए किया जाता है। और दोस्तों अगर वही बात करेगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए, तो शॉर्ट सर्किट में आपका ताम्र हानियां निकालने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे, आपका 15 आ जाएगा, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग से द्वितीय वाइंडिंग में ऊर्जा का वहन होता है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ऊर्जा का आपका ट्रांसफर कैसे होता है, शीतलन कुंडलन द्वारा, या वायु के द्वारा, या फ्लक्स के द्वारा, या उपरोक्त सभी। दोस्तों फ्लक्स के द्वारा होता है, फ्लक्स का प्रवाह होता है, तभी आपका फ्लक्स से ही आपका म्यूचुअल इंडक्शन होता है। ठीक है, तो आपका फ्लक्स इसमें आपका राइट और आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 16 आ जाएगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है।
दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ सबसे पहले सिंपल दोस्तों देखना है, अगर आपको सामने ऑप्शन दे रखा है 4 तो आप देखते हैं ऐसा जो सबसे ज़्यादा होगा रेटिंग, सबसे ज़्यादा आपकी जो परसेंटेज होगा वही आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 90 से 98% आपका राइट हो जाएगा। जब भी आपका इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है तो ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन अकॉर्डिंग वहाँ पे अगर दिया हुआ जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा, इसे यहाँ पे 90 to 98 दिया हुआ तो वो आपका राइट हो जाता है ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे पूछ ले कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, दोस्तों आदर्श ट्रांसफार्मर जो आइडियल ट्रांसफार्मर होती है उसकी दक्षता जो होती है वो 100% होती है, क्योंकि उसमें कोई भी लॉसेस नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, क्वेश्चन आपका 17 होगा, किस पैरामीटर में ट्रांसफार्मर में परिवर्तन कार्रवाई के दौरान कोई बदलाव नहीं होता? वोल्टेज, आवृत्ति, धारा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए ट्रांसफार्मर में आपका क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का कार्य करता है, बिल्कुल सही है करता है। क्या करता है ट्रांसफार्मर? और आवृत्ति क्या होती है दोस्तों, आवृत्ति में क्या होता है आपकी फिक्स रहती है। ठीक है, फिक्स जो आवृत्ति होती है और ट्रांसफार्मर जिस रेटिंग का है, जिस फ्रीक्वेंसी का आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी फिक्स होती है, धारा भी आपकी इंक्रीज डिक्रीज होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है, आपकी ये कांस्टेंट होती है। आप दोस्तों पता होगा कि अपने इंडिया में जो आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट की जाती है 50 हर्ट्ज यूज की जाती है। अदर कंट्रियों में से अमेरिका वगैरह हो गया वहाँ पर 60 हर्ट्ज यूज होती है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। आपका फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे कोई बदलाव यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 18 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि एक कुंडली वाला ट्रांसफार्मर होता है। एक कुंडली वाला ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर। दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर आपका एक कुंडली वाला होता है। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, इसमें जो होती है दोनों वाइंडिंग आपकी ऐसे कॉमन होती है। ठीक है, आपकी जो वाइंडिंग होती है इसमें आपको कुछ इस तरह से आपकी बनी होती है कि ऐसे कुछ आपकी वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है, इसमें कॉमन ही रहती है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका ये आपको इसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर इसको हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे, किसी ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई जोड़ दें तो क्या होगा। ये पूछा दोस्तों, कोई ट्रांसफार्मर अगर उसमें हम डीसी सप्लाई जोड़ दें तो क्या होगा। देखिए अगर उसमें हम डीसी सप्लाई जोड़ देंगे तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर जो आपका होता है वो डीसी पे तो वर्क करता नहीं, आपका एसी पर ही वर्क करता है ना। तो आपका जैसे इसमें हम प्राइमरी, आपको पता होगा प्राइमरी वाइंडिंग में ही सप्लाई देते हैं, इसको प्राइमरी वाइंडिंग से हम सप्लाई देंगे तो उसकी वाइंडिंग जो होगी वो जल जाएगी। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन ही नहीं होगा उसमें, तब आपका आगे वर्क कैसे होगा, फ्लक्स ही नहीं जनरेट होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी राइट होगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। अगला दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे आपका, अगर 20 क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है, सीटी एक प्रकार का होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है ए वो भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो आपका इसका ऑप्शन जो सीटी होते हैं, सीटी और पीटी आपके दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। इसको आपको इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। क्या, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं इसको। आपको इसमें जो है जो आपका सीटी होता है इसको करंट को मेजर करते हैं इससे हम, और जो आपका पीटी होता है इसको हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इस पर हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। जो सीटी होता है दोस्तों आपका वो एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो गया आपका, कि आपका सीटी जो होता है एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है सीटी। और दोस्तों अगर पीटी की बात कर लें तो पीटी आपका जो होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। आपको यहाँ पर ध्यान देना, इसको हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं पीटी को, जिससे हम भी आपको वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो इस क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा आपके इसमें से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।